पहले आपके नाम पे आता हूँ कि यू गॉट सम यूनिक एंड ब्यूटीफुल नेम। जी, ये असल में इब्रानी जुबान का नाम है। 4 क्लासें मैंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो 1 साल में की है। मेरे वालिद भी शायर थे, मेरे ताया भी शायर थे। जब तक जोड़े इश्क करते रहेंगे ना, शायरी मरेगी नहीं। ये जोड़े कौन से जोड़े हर तरह के जोड़े। मेरी पहली किताब जो है शायरी की 88 में आई है। जिस मुल्क के अंदर ट्विटर बंद हो और उसका वजीर आजम VPN लगा के ट्विटर ट्वीट करे, लाहौर शहर में जिस किसी की भी कोई गोरी बीवी थी या गोरा खावन था ना, उसको कहा तुम हमारे यहाँ आके पढ़ाओ। आजकल के नौजवान को मर्ज किया हुआ है बदतमीजी को और पढ़े लिखे होने को। अच्छी शायरी के लिए इश्क करना जरूरी है। उसे भी याद तो होंगे वो दिन, वो माह, वो साल। उसे भी याद तो होंगे वो दिन, वो माह, वो साल, कि जब धड़कता ही रहता था दिल में शौक़े विसाल। आप यकीनन हैरान होंगे कि मेरा जो मैंने इंट्रो दिया, प्रोग्राम का आगाज़ किया है, वो इस शेर से किया, क्योंकि वो इसलिए करना पड़ा। मेरे सामने जो आज प्रोग्राम में शख्सियत मौजूद है, ये शेर इन्हीं की तख्लीक है। ये एक स्कॉलर भी हैं और ब्यूरोक्रेट भी हैं, ये सहाफ़ी भी हैं, ये उस्ताद भी हैं, ये उस्तादों के उस्ताद भी हैं। ये कौन हैं? आइए आपको मिलवाते हैं उरिया मकबूल जान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक। सर, सबसे पहले आपके नाम पे आते हैं। मैं बाकायदा आपके लिए इस्लामाबाद से लाहौर आया हूँ। रास्ते में मैं सारे क्वेश्चंस वगैरह याद कर रहा था। मैंने कहा पहले आपके नाम पे आता हूँ कि यू गॉट सम यूनिक एंड ब्यूटीफुल नेम। जी, ये असल में इब्रानी जुबान का नाम है, जिसमें तौरात और इंजील और मुकद्दस किताबें जो हैं, मतलब कुरान पाक जो है अरबी में नाज़िल हुए हैं और इब्रानी भी इल्हामी जुबानों में से एक जुबान। उसका उसमें इसको कहते हैं अल्लाह का ऐसा नूर जिसमें हिद्दत हो। अच्छा, रखा किसने सर? असल मेरे दादा और उनके भाई दोनों जो थे ये इब्रानी के आलिम थे। अच्छा, तो खैर दादा तो 1908 में इंतकाल कर गए थे, उनके भाई 1905 में इंतकाल कर गए थे। लेकिन उनकी एक वसीयत चलती थी कि ये नाम खानदान में किसी को रखना है। अच्छा, पहले मेरे ताया के औलादों में से किसी का नहीं रखा गया, फिर दूसरे ताया के नहीं रखा गया, फिर मेरे वालिद की पहली शादी में किसी का नहीं रखा गया। जब दूसरी शादी हुई तो किसी को वसीयत याद आई, अच्छा। तो फिर मैं पहला बेटा था, तो फिर मेरा नाम रखा गया। सर, शेर व शायरी के साथ आपका बड़ा लगाव है। जी, मैं बुनियादी तौर पर तो शायर। शायर हैं आप। तो कहाँ से पहला शेर आपको याद होगा और क्या वजह बनी पहला शेर? देखिए, शेर तो मुझे याद नहीं है, कि मैं आपको कैफियत बताता हूँ कि मैं जी। बेसिकली डिबेट्स करता था। ठीक है। और डिबेट्स में होता यह है कि आपको शेर इस्तेमाल अच्छा और बरमहल शेर जो है बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो मैं 6ठी क्लास में था, आई थिंक। मेरे किया है कि बहुत, जिसे कहते हैं कि 4 क्लासें मैंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो 1 साल में की है। अच्छा, वो मैं पहली में दाखिल हुआ था तो टीचर ने कहा था कि इसको सब कुछ आता, आगे ले जाओ। मैं दूसरे में ऐसे अच्छा। मतलब एकदम तो मैं हूँगा ज्यादा 8 सवा 8 साल का। ठीक है। तो अल्लामा इकबाल का यौम आया, तो मैं तकरीर, मुझे टीचर ने कहा करनी है तुमने। ठीक। तो टीचर ने कुछ नोट्स दिए, मैंने तकरीर बनाई थोड़ी सी बैठ के। तो मैं पूछता था कि मुझे कोई शेर लिख दे। मेरे वालिद भी शायर थे, मेरे ताया भी शायर थे, ताया की तो एक किताब भी आई थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, शेर शेर की जरूरत नहीं होती। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जो एक आधी छुट्टी होती थी हमारे ज़माने में, तो धूप थी बड़ी मज़ेदार, 21 अप्रैल के करीब करीब का दिन। तो मैं उस धूप में बैठा हुआ था बरामदे में, तो मैं कुछ शेर लिखे। अच्छा। वो मुझे शेर वो तो याद नहीं, वो तो मैं इस्तेमाल कर दिए उस वक़्त। लेकिन ये 1960 मतलब 843 की बात होगी। लेकिन जो मेरी पहली ग़ज़ल छपी है, वो 1972 में छपी है। तो मैं कुछ 16 साल का हूँगा। अच्छी मतलब बेहतर सब उसमें छपी ठीक है। है। उरिया साहब, आजकल के जो नौजवान हैं, ये अदब से और शेर व शायरी से काफ़ी दूर हैं। किताब के साथ लगाव नहीं है। क्या अच्छा, वजह हो किताब सकती है? से लगाव शायद कम हुआ है, लेकिन शायरी जो है ना, जब तक जोड़े इश्क करते रहेंगे ना, शायरी मरेगी नहीं। ये जोड़े कौन से जोड़े हर तरह के जोड़े। सर? मैं आपको बताऊँ, उल्टी-सीधी शायरी बहुत हो रही सर, बहुत ज़्यादा हो रही है है। और कुछ पता नहीं चलता कौन सी। मतलब पहले होता था कि जो शेर बंदा हो तो किसी से पूछ के लिखता था। जी। अब वो किसी के शेर को जो मर्ज़ी करके बनू के, आप सोच नहीं सकते कि हाँ। जितनी किताबें अब शायरी की हर साल आती हैं ना, जी, बिल्कुल।
शायद ही कभी मैं, क्योंकि काफी लोग मुझे कहते हैं दिबाचा लिखने को, मेरे पास भी इतनी सारी हो जाती हैं, लेकिन उनमें कोई भी ढंग की बहुत कम होती है। पहले होता था कि ना शायरी छपती थी जी। बगैर किसी उसके मायार के, ना किताब छपती थी मायार के। अच्छा। आप खुद सोचें, मेरी पहली किताब जो है शायरी की 88 में आई है, मतलब माशाल्लाह। कितने अरसे के बाद भाई, और बहुत पहले लोगों की बहुत पहले आ जाया करती हैं, लेकिन जी। उस जमाने में नहीं आती थी। और अच्छा। उस किताब की जो इनॉग्रल थी, उसके अंदर आप सोचे कि गोपीचंद नारंग, उसके बाद दौलत कासमी, यमन कासमी, अबुल खैर कशफी, उसके बाद अमजद सामने जी, सब लोग गए थे कोयटा। अच्छा। आप खुद सोचे कि वो उस किताब को, अब इतने अरसे के बाद, अब ये है कि अब तो पैदा होती किताब पहले लाते हैं, शायर बाद में बनते हैं। शायर बन अच्छा सर, मैं देख रहा था पिछले दिनों कि ज़्यादातर अब सोशल मीडिया पे जितने हमारे जो शायर हैं, यंगस्टर्स भी हैं उसमें से, उनकी शेरो शायरी में ये बड़े लफ्ज़ का चुनाव और वो वज़न नहीं देखिए, रहता। जुबान का जो सत्यानाश हुआ है, वो हुआ है 1979 ऑनवर्ड। 1979 में हुआ ये था कि 1979 में एक मोहतरमा थी, खुर्शीद कस्तूरी साहब की बीवी, उन्होंने एक स्कूल खोला, बेकन हाउस। और लाहौर शहर में जिस किसी की भी कोई गोरी बीवी थी अच्छा। या गोरा खावन था ना, उसको कहा तुम हमारे यहाँ आके पढ़ाओ, और उन्होंने वहां शुरू कर दिया। 79 में शुरू हुआ, 79 के एंड पे, ठीक है। 86 तक ये पूरे पाकिस्तान में फैल गया था। अच्छा। दुनिया में कोई एक कौम ऐसी नहीं है, कम से कम 5000 साल की तारीख जो मैंने पढ़ी, जिसने किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया और तरक्की की। गुड। हमने वहां पर अपना पहले बेड़ा डुबोया। ठीक है। दुनिया में 3 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी को अपना बनाया, ठीक है। जरिया तालीम जो है। तीनों वापस जा रहे हैं। इंडिया, आप खुद सोचे कि कुछ 4 करोड़ एडमिशंस और 40 लाख ग्रेजुएशन हो क्या रहा है। हाँ। सिंगापुर वापस चले गए। ठीक। श्रीलंका 99% एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट, निकल कुछ नहीं रहा। ऐसा ही है। क्योंकि एक बात तय है कि आप किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल कर सकते हैं, हाँ। लेकिन दूसरे की जुबान में आपकी तख्लीकी सलाहियत नहीं बढ़ सकती। वेरी नाइस। यू कैन नॉट बी क्रिएटिव। हाँ। तो ये हमारे यहाँ असर हुआ, ये कि अब हुआ ये जुल्म क्या हुआ है। जी। 1,05,000 बच्चे हैं जो ओ लेवल में जाते हैं, एक्चुअली सारे इम्तिहान देने वाले। बाकी जो कई करोड़ है ना, वो हैं नकाल, जो ए लेवल नहीं जाते, पढ़ते अंग्रेजी में है। ये लिटिल एंजल्स, ये फलाना एंजल्स, ये वो एक गली गली हमने एक नर्सरियां खोल ली हैं अपने आप को बेइल्म करने के लिए, अपने आप को अपनी जुबान से दूर करने के लिए। सबसे एक बच्चे को आप खड़ा करते हैं, उसको कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ यू वंडर, और उसको नहीं पता होता ट्विंकल क्या होता है, उसको नहीं पता होता लिटिल स्टार क्या होता है, तो ये भी नहीं पता हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वो यूं गोल घुमा के कर रहा होता है, और यही सारी सारी चीजें। इसकी वजह से हमारे यहाँ शायरी भी तबाह बर्बाद हुई, जुबान भी तबाह बर्बाद, और हमारे यहाँ तहजीब और अखलाक भी तबाह बर्बाद। बिल्कुल सर, मैं अक्सर ये सवाल में प्रोग्राम किसी ना किसी प्रोग्राम में करता हूँ कि हमारे दौर में हम जब हमारे बड़े सामने बैठे होते थे तो हमारी जुर्रत नहीं होती थी हम कोई बात करें। आजकल के नौजवान को मर्ज किया हुआ है बदतमीजी को और पढ़े लिखे होने को। उसकी एक वजह जो है ना, आपका मोबाइल है। एग्जैक्टली। कभी किसी ने सोचा था कि एक बाप, एक माँ, एक बेटी और एक बेटा, 4 बैठे हुए, जी। बेटा माँ बाप के सामने गंदा लतीफा शेर भी करेगा और पढ़ेगा भी। कभी भी नहीं। अब पढ़ता है। अब पढ़ता है। बेटी भी ऐसी है, पढ़ता है, पढ़ती है, ठीक है। ये जो हमने कंट्रोल शुरू दिन से, आपको पता ही नहीं, जिस वक्त शुरू में आया ना पहला जो एम्स का था, वो जी। क्या नाम था, पहला मोबाइल। क्या था, वो जो था एक और था, वो जो आया था अच्छा। 1999 के अंदर जो आया था। ठीक है। उसके बाद फिर मोबिलिंग का आया, जो सिम कार्ड वाला है। जी। तो बकायदा यूनिट्स बने थे जी सर। कि जो लतीफे बनाते थे, क्योंकि उस वक्त हो जाता था कि मैसेजिंग के पैसे लगते, पैसे लगे 4 रुपए, 4.5 रुपए के एक फिर मैसेज। पैकेज आया, फिर जी। बाकी चीजें आई, सारा कुछ। देखिए, असल मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया पूरी के अंदर कॉर्पोरेट कल्चर ने पूरे का पूरा दुनिया को किया है काबू। अब देखिए, वहां पर वाईफाई नहीं है अफ्रीका के अंदर। ठीक है। पिछले साल उन्होंने 4 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं टू गिव फ्री वाईफाई। अच्छा। अब आप कहेंगे ये बेवकूफ के बच्चे क्या कर रहे हैं? बेवकूफ नहीं है।
उसके सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर हर तरफ टच मोबाइल आम हो गया। वो फिर जिसके पास, अब खुद सोचा कि ड्राइवर के पास टच मोबाइल है, वो भी लोकेशन लगाता है, वो भी आता जाता सब कुछ। इसी तरह उन्होंने यहाँ पर भी ये किया कि जब आप मोबाइल पे आप इसको ऑन कर देंगे ये चीजें, तो उसके साथ साथ फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपका कल्चर, ये सारा कुछ आएगा। उससे आपकी चीज होगा ये कि आप असल में कॉर्पोरेट कल्चर ये चाहता है कि न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, सिडनी में बैठा हुआ, बैंकॉक में बैठा हुआ, कराची में, एक तरह की जीन्स पहने जी, एक तरह की शर्ट पहने, जी, एक तरह का पिज़्ज़ा खाए, एक तरह का अपना जैसे कहते हैं कि चिकन खाए, जी, एक तरह की खुशबू लगाए, हाँ, और उसके हीरो भी एक तरह के। गुड, इसीलिए उसने निसाब तालीम को भी खास तौर पे कहा कि नहीं, जी, ये जब तक अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं नहीं कहता, कहता, इसको अपने हीरो की इज्जत खत्म नहीं हो सकती। खत्म नहीं हो, तो पहले उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट कहलवाया, जी, पहले उसने शेक्सपियर को लेके आया, पहले उसने जूलियस सीजर को लेके आया, फिर उसने बाकी सारी चीजें जो थी इससे मारे दबाई। उरिया साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो आपकी मोहब्बत में आपसे एक सवाल करूँ, वो ये कि क्या अच्छी शायरी के लिए इश्क करना ज़रूरी है? बहुत बहुत ज्यादा अच्छी शायरी किसी भी चीज की। मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट। जी, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अगरचे को उनकी वो एक थ्योरी है, जी, थ्योरी गलत भी हो सकती है। जी, वो कहते हैं कि एक जज्बा जो होता है ना, बहुत जबरदस्त किस्म का, वो एक देखिए इंसान के अंदर 3 जज्बे हैं। एक उसका सोना, एक उसका खाना पीना, और एक उसकी जिनसी इश्तहा जो है। ठीक है, तीनों को इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने चैनलाइज किया। इंसान में और जानवर में यही फर्क है कि इंसान को बेहतर जगह मिलेगी तो सोएगा, वरना वो नहीं। इंसान, जानवर जहां मर्जी जाए सोएगा, नींद से सबकी एक तरह की। कुत्ता भी नींद करता है, आप भी नींद करते हैं। इंसान को बेहतर अच्छा मिलेगा तो खाएगा, अनलेस के भूख शदीद हो जाए, वरना जानवर को जो मिल जाए आप उसको कुछ देर के लिए इनकार करेगा, फिर उसको खा लेगा। जी, लेकिन इसी तरह बाकी जिन्स की भी सूरत हाल है। तो वो कहते ये हैं कि ये जो जज्बा है ना जिन्स का, इसको बेसिकली इसको अल्लाह ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई, रिफाइंड किया इसको। जी, तो इसको जब कोई रास्ता नहीं मिलता, तो इस उनका एक सबर सबलाइम करना उसको एक शानदार रास्ते में बदलता है। बिल्कुल। उसकी मिसाल बड़ी अजीब-गरीब सी है कि किसी खातून अगर वो उससे मोहब्बत नहीं हो पाती तो उसको बहन बना लेते हैं। ये बड़ा ऐसे ही मतलब करीब तो आना है, कोई करीब ना तो कोई दिक्कत है, कोई तो रिश्ता बनाना रिश्ता है। बनना है। जी, वो कहते हैं सबलाइम करता है उसको ये। जी, दूसरा वो सबलाइम की कसम कहता है कि अपनी कुव्वत तो बहुत बड़ी है ना ये, जी, एंग्जायटी हाँ, से इसको किसी और शायरी करना शुरू हो जाएगा। जी, नमाज, अगर अल्लाह उसको हिदायत देगा हाँ, तो नमाज पढ़ना शुरू हो जी, जाएगा, हर वक्त वजीफा करता रहेगा, बिल्कुल। चिल्ले पे निकल जाएगा, ऐसे और ही है। ये सारी चीजें। तो बुनियादी तौर पर शायरी क्या, इवन जी, किसी किस्म के इश्क के लिए, हुँ, वारिस शाह का एक शेर मिसरा वारिस है, शाह, वारिस शाह, हकीकत दी लैंड लज़्ज़त, जी, पहले चख के लूण मजाजियां दे। पहले चख के लूण मजाजी, पहले लूण। मजाजी इश्क का नमक चखते हैं, हाँ, फिर हकीकत की लज्जत हकीकत के आती है। जैसा। कोई शख्स भी मोहब्बत की टीस के बगैर, जी, उसके दर्द के बगैर हुँ, पहुंच, महबूब अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, महबूब तक की पहुंच ऐसे क्या ही है, पहुंचना। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो टीस, वो जो दर्द है ना, वो बड़ी कमाल की। वो एक मोहम्मद अली रदौलवी साहब हैं, बड़े मशहूर अदीब है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ पढ़ा करो, इतना शानदार वो लिखने वाला शख्स था जिसकी किताब मैं है, ज़रूर पढ़ूँगा मोहम्मद अली उनको। रदौलवी साहब, बड़े कमाल के आदमी। तो वो एक दफा अल्लाह से अपना मुकालमा जो है ना, वो कहते हैं कि बुढ़ापे में मैंने अल्लाह से गुफ्तगू की, और मैं उसे कहा कि अल्लाह ताला, कि मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मुझे ईमान की दौलत दे। उसने कहा तुमने जवानी में बेशुमार औरतों से इश्क किए हैं, वैसी तड़प मेरे लिए समझते हो? तो मैं उससे कहता हूँ कि नहीं अल्लाह, वो वाली तड़प तो नहीं, ये कुछ कुछ अगर और बकवास करते हो झूठे, तू मेरे साथ इश्क नहीं करता नहीं है। कर अगर तेरी वैसी तड़प नहीं है, जी, वैसी बेचैनी नहीं है, वैसा इज़्तिराब नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम अल्लाह से इश्क नहीं कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो हमारे साथ। उरिया साहब आप हर फन मौला हैं नहीं, माशाल्लाह से। अल्लाह का अभी ये कैमरा से बिहाइंड द कैम जब आपके साथ ऑफिस में बैठा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा बोलने वाला इंसान, गुफ्तार का जो अच्छा हो, अच्छा अल्लाह बोलता का हो, हमें करम, पसंद है अल्लाह सर। का करम। आपके साथ पहली मुलाकात रही और बहुत अच्छा लगा। हज़रत अली का एक कौल है बड़ा खूबसूरत, क़ूलू वला जी, तुरिफ़, जी,
बोलो कि इसी से तुम्हारी पहचान है। वेरी गुड, क्या बात है। सर पाकिस्तान के बारे में थोड़ा आते हैं, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है सबको पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है। सर जो किस तरफ जा रहे हैं हम, ये पाकिस्तान का क्या करेंगे, कहाँ जा रहे देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अब बदल जाएगा, उसकी एक वजह हैं? हाँ, कुरान पाक की जो आयत है ना, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जी, अल्लाह ताला उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद ना बदलना चाहे। मौलाना ज़फ़र अली खान ने इसको बहुत अच्छा लिखा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली और जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने। पाकिस्तान की तरक्की में ज़वाल पजीरी की वजूहात क्या हो सकती हैं उरिया साहब? देखिए, मैं तो बेसिकली मजहबी आदमी हूँ, तो जी, मैं बुनियादी तौर पर उसी हिसाब से आपसे बात करूँगा, जी, क्योंकि कोई भी कभी मैं कभी इंटरप्रिटेशन करने लगता हूँ जी, मौजूदा हालात की, तो पहले देखता हूँ कि मुझे कुरान पाक जो है उसके अंदर कुछ माशाल्लाह, चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती। क्या बात। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अहले बैत, उनके सहाबा में कुछ चीज़ मिलती है कि नहीं। फिर मैं अपने ठीक है, इधर-उधर इधर-उधर से पकड़ के, ठीक है। जॉन एफ कैनेडी तक है। ये जो हमारे यहाँ होता है ना, वो रसल नहीं है कोई, आ, रसल बाद में आएगा, पहले बात, उस पे तय कर लें। जी, जी, देखिए, पहली बात तो ये है, अल्लाह तबारक व तआला को इस बात से कोई गरज नहीं जी, कि आप उसको छोड़ दें और इस्लाम को छोड़ दें। हुँ, उसकी बादशाहत में 1 इंच का भी फ़र्क फ़र्क नहीं नहीं होगा, डालेगा। बिल्कुल, सारी ज़िंदगी सारे के सारे सजदा गिर जाएँ तो 1 इंच बढ़ा नहीं सकते। कुछ भी इसलिए वो कहता है कि जो मर्ज़ी जिधर मर्ज़ी चले जाओ, चले जाओ। नहीं। जी, अल्लाह के पास तो कोई ये तो नहीं पाकिस्तान के बाद तो उसने ईसीएल पे लगाना है। वो तो क़यामत के दिन बना लेगा, सारी ईसीएल खत्म हो जानी। सब खत्म हो जाएगा। वो कहता ये है कि एक बात, कि तुम जो मर्ज़ी करो, तुम नहीं मानते हो, नॉर्वे बनो, दुनिया माँगो, सब कुछ दे दो। लेकिन कुरान की एक आयत है, अफ़तुमिनून बिबादिल किताब व तकफ़ुरून बिबाद, हुँ, कि मेरी किताब के एक हिस्से को मानते हो, दूसरे को नहीं मानते हो। जी, वो कहता है फॉर्म फिल कर लिया ना, जी, फिर पूरे के पूरे। पूरे पूरे उतरो उस पे। काकूल एकेडमी में आ गए हो तो सुबह की परेड भी लाज़मी है जी, और रात का खाना भी उससे लाज़मी है और वो भी लाज़मी है। ये नहीं होता तो कहो जी परेड मैं नहीं करता। मैं नहीं करता। वकील बन गए हो, ये नहीं होता कि काला कोट बगैर पहने बगैर तुम वहाँ जा सको उसके अंदर। जिमखाना की मेंबरशिप ले ली है ना, क्लोज़ कॉलर जाना है। वो कहता है ये जब तुमने क्लब के मेंबरशिप, कहते हैं इस्लाम क्लब, जी, हिज़्बुल्लाह बिल्कुल, क्लब है उसका बहुत बड़ा। हाँ, आ गए हो ना, फिर हमारा मामला ये हुआ है कि हमने एक मुल्क को लिया और हमने कहा कि हम इस मुल्क के अंदर हम आपके यहाँ दीन को नाफिज करें। मैं ठीक, कायद-ए-आज़म की किताबों की किताबें आपके सामने, तकरीरों की तकरीरें आपके सामने रख सकता हूँ। ठीक, मतलब उनकी आखिरी तकरीर जो है 1 जुलाई तो 1948 की है। जी, इससे बड़ा मगरब का नाकद मैंने नहीं देखा। अच्छा, लोग कहते हैं ना वो हाँ, वेस्ट को, वो स्टेट बैंक के इफ्तिताह की तकरीर है। जी, कहते हैं आई विल पर्सनली वॉच हुँ, विथ कीननेस द वर्क ऑफ योर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हुँ, दैट हाउ दे विल डेवलप the economic system based on Islamic principles of social justice। हुँ, कि मैं खास तौर पे जी, बड़ी इनेमाक से देखूंगा हाँ, कि तुम्हारा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको सिस्टम को इस्लाम के प्रिंसिपल, समाजी इंसाफ के प्रिंसिपल भी कैसा बनाते। बिल्कुल, बात जहाँ खत्म हो जाती है तो जी, कहते नारा है ना, आगे का है द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम जी, हैज क्रिएटेड सच अ मेस दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव इट। हाँ, कि इतना गंद डाल दिया है मगरब के इंतजाम ने कि सिर्फ कोई मुआवजा ही उसे मौत बचा सही हो, सकता है। वी बिलीव that it has created rifts between man and resulted into two big wars। ये वो यानी दुनिया आज कहती है कि पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम बैंकर्स ने लड़वाई थी, कमाना चाहते थे। कहता है कि नहीं, तो एक तो ये है कि पाकिस्तान को हमने वादा करके लिया था ना, मेरी जुबान पंजाबी है, मंदर सिंह भी पंजाबी है। लोग कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान पंजाबी सिंधी बलूच पठान ने बनाया, मैंने कहा ना, मैंने पंजाबी होने से इनकार किया था तो ये मुल्क, अच्छा, गुड, मैं तो 2.5 करोड़ पंजाबी हुआ, मैंने सिंधी होने से इनकार किया था तो ये मुल्क बना। बिल्कुल, मैंने कहा था मैं हूं मोहम्मद हुसैन चीमा, हाँ, ये है अर्जुन दास चीमा। जी, हम बंगड़ा एक तरह का डालते हैं, हम अ, साग एक तरह का खाते हैं, जी, हीर एक तरह का खाते हैं। मेरा भाई नहीं है क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बिल्कुल, पढ़ा। तो हमने 1400 साल के बाद यहाँ बदर वाली लाइन खींची थी बिल्कुल,
कि दो भाई मुकाबले पे खड़े हो गए। मुकाबले पे। ये है सूरत। हमें अल्लाह कहता है अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबे व तक नहीं मानते हो। हाँ। क्लब में आके अल्लाह आगे एक रूल बता देता है। ठीक है। अल्लाह कहता है मैं इसका हिसाब आखिरत में नहीं करूंगा, यहीं करूंगा। अच्छा। व जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम, जो लोग ऐसा करते हैं उसकी जज़ा क्या होगी? इल्ला खिज़युम फ़िल हयातिद दुनिया, मैं इसे दुनिया में ज़लील व रुसवा कर दूंगा। बनाओ एटम बम, बनाओ। बनाओ सब कुछ सर लित्र खाने मारने सर अब आपने जो जहां से नक्शा खींचा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से, अब करंटली जितने हमारे पॉलिटिशियन हैं जो मुल्क चला रहे हैं, हम लीडर्स की बात नहीं करते, हम जितने सब पॉलिटिशियंस हो गए, एमएनएज, एमपीएस, मिनिस्टर, आपको कौन सा ऐसा लगता है कि वो मुल्क को लेके पुश करके आगे जाए? देखिए पाकिस्तान में लीडरशिप जो होती है ना, लीडरशिप कहीं पर भी सिर्फ एक इंजन का काम करती है, जी। एक फोर्स पैदा करती है। जी। उसके अंदर अगर आप ये कहें कि इंजन जो है वो डब्बों की सफाई भी करेगा, सीटों की रिपेयर भी करेगा, उसके साथ साथ बिजली के बल्ब भी ठीक करेगा उसके, तो वो इंजन नहीं किया करता। एक कायदाना सलाहियत होती है जो वो करती है। जी। 20 साल से जी। एक पूरी एफर्ट हुई थी पाकिस्तान के माशरे को सेकुलर और लिबरल बनाने के, जी। और मुशर्रफ साहब ने अमेरिका के कहने पे ये काम किया, जी। किताबों से, सिलेबस से, बाकी चीजों। उनकी कमाई थी ये सारी यूथ। गुड। वो समझते थे कल को 26 लाख उन्होंने मुल्द बनाए पाकिस्तान में इस गुड। वक्त, 26 लाख नॉस्टिक लिव। जी। ये कमाई थी, ये करोड़ों कमाई लोग। थी सर, बिल्कुल। इकबाल ने उनके इमरान ने उनके मुंह से इया करना भैया करना, वो तो मर गए ना तब। हाँ। इकबाल इमरान ने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ। आप देखें 1946-47 के बाद पहली दफा पब्लिकली इतना बड़ा नारा लगा है। जी। तो इसका मतलब ये है कि वो इंजन है, हाँ। पीछे लोग ने काम करना होता है, पीछे वो टीम जो है खुद ब खुद। मैं आपको बात बताऊं, जी। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफ्त है कि कभी लीडर इनकलाब लेके नहीं आता। कभी नहीं लेकर आते। 5 साल ईरानी कौम और ना जागती। हाँ। आयतुल्लाह खुमैनी की कब्र कभी किसी को नहीं पता होना था। इराक में वहीं और भी आयतुल्लाह है, कितनी बिल्कुल। कब्रें हैं। बहुत। कौम जागी, अल्लाह ने लीडर अता कर दिया। वो भी इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा। तमाम इनकलाब के लोग कहते हैं कि लीडरशिप कम्स ऑन द टाइड्स ऑफ द रेवोल्यूशन। ये लहरों पे सवार होके आती है। नेपोलियन बाद में आया। हाँ। 12 साल फ्रांसीसी को मार, या 10 साल मार खाती रही। ये रॉबस्पेरी के पीछे लग के, रूसो के पीछे लग के, वॉल्टियर के पीछे। नेपोलियन बाद में आया जिसने उसको यूनाइट कर दिया। तो असल मसला ये है कि पाकिस्तान की कौम को एक बात तो ये है, जी। पाकिस्तान के साथ अलमिया ये हुआ है कि पाकिस्तान का सियासतदान बहुत शानदार था, पॉलिटिकली बहुत जबरदस्त था। सरदार अब्दुल नश्तर जैसा कोई बंदा मिलता है, सूरवर्दी जैसा कोई बंदा मिलता है, ख्वाजा नाज़मुद्दीन जैसा कोई बंदा मिलता है, मौलवी तकीउद्दीन जैसा कोई बंदा मिलता है। कायद आज़म के जितने भी साथी आप गिन लें, दे वर नॉट करप्ट। कोई उनके अंदर, इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तमाम लोग, कौसर नियाज़ी जिस घर से निकला है उसी घर में वापस आया है। गुलाम मुस्तफा खर जिस ज़मीनों में था उसी ज़मीनों में वापस आया। हनीफ रामी जिस घर में था, करप्शन की सूरत वहां भी नहीं थी। मुआशी तरक्की कैसे मुमकिन है? देखिए माशी तरक्की चुटकियों का खेल है। मैं दो चीजें आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में 92% लोग हाँ। बैंक की शक्ल नहीं देखते। नहीं देखते। उनको बैंक उसका आपके इस डेटा से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। जो पाकिस्तान का जो आम आदमी है ना, जो कि बेचारा ठीक है। रहता है, उसको आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हाँ। जब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आपके डाटा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल। वो सस्टेनेबल हलाल इकोनॉमी पे चलता है। वो जो गांव के अंदर एक बंदा रहता है ना, उसकी जब दाने आ जाते हैं ना, तो वो दाने तकसीम करता है मुख्तलिफ लोगों को, जिससे वो जूता भी खरीदता है, जिससे वो कपड़े भी लेता है, उससे खेस भी बनाता है सर्दियों के लिए, उससे हकीम साहब को पैसे देता है, मस्जिद के मौलवी को भी देता है, और सब्जियां भी सारा। वो नमक और माचिस या इस तरह की 2-3 चीजें खरीदने के लिए उसको थोड़ी सी करेंसी की जरूरत होती है, लेकिन वो चाहे तो वो भी उससे में बार्टर में ले सकता है। ठीक, उसकी उसको कोई जरूरत नहीं। रह जाता है आपका एलीट, जिसको जरूरत है जहाज में उड़ने की, जिसको जरूरत है गाड़ी में पेट्रोल चाहिए। ये पेट्रोल आप कहाँ से लेते हैं?
ज़र मुबादला से। ज़र मुबादला कौन कमाता है? वो शख्स जो कि गर्म पानी के अंदर खड़ा होके और चावल की फसल लगाता है। वो शख्स जो कि उसके कपास के वो चुनता है और चुन के वो बेचता है। वो शख्स जो कि बाहर बैठा हुआ है और आपको बिलियंस के अंदर रेमिटेंसेस भेजता है, वो आपके उस अब हो क्या रहा है? आपने एलीट ने कर्जा लिया हुआ है। कर्जा लिया। ये जो मोटरवे अभी बना है रिसेंटली $4 अरब इस पे आपने खर्च किया है और इस मुल्क को मकरूज किया है। मुल्तान से लाहौर का जो मोटरवे है, उसके अंदर 2 रेस्ट एरियाज़ हैं। वो अभी तक रेस्ट एरियाज़ काम नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पर आपकी ट्रैफ़िक नहीं है। जी, ठीक? ठीक है। इसलिए वो रेस्ट एरियाज़ काम नहीं कर रहे। ट्रैफ़िक ही नहीं है। काम ट्रैफ़िक आप देख रहे हैं आज भी मुल्तान रोड पे है। अच्छा, ट्रैफ़िक आज देख रहे हैं आज भी जीटी रोड के ऊपर है। हाँ, मोटरवे आपने बनाया जी, 1997 में। 97 उसके एक तरफ भी 1 करोड़ भूखे, नंगे, बीमार, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना अस्पताल, ना तालीम, ना सेहत, कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ भी 1 करोड़ भूखे, नंगे ये, दरमियान में मेरी और आपकी गाड़ी चलती है, 10,000 गाड़ियाँ और हम एक बहुत बड़े ह्यूमन सफारी से गुज़र रहे हैं। अच्छा, अफ्रीका में सफारी होती है ना, जी, जिराफ नज़र आ रहा है, शेर, शेर नज़र हम भी कहते हैं बच वो 1000 साल पुरानी तहज़ीब। यार तेरा दादा इस तरह रहता था, वो अच्छा, देखो थापियाँ लगी हुई हैं। ऐसे ही है। वो तेरा बाप भी ऐसे था, वो देखो जो गाय लेके जा रहा है छप्पड़ के ऊपर, वो पानी भर ये मैं बचपन में यार गाँव में ऐसे होता था देखो। हमने वो फ़िल्म चलाई हुई, हम ऐसे ही है। सारे लोग एक तरीका है इसको ठीक करने का और 5 मिनट में होता है। मैं बहुत दफ़ा मैंने इमरान खान को सवाल किया था, उसकी समझ नहीं आया था। अब उसकी समझ आ जाएगा कि अब जेल में 8-9 महीने गुज़ारे। अच्छा, इक्वाडोर एक मुल्क है, उस मुल्क का एक बंदा इनकलाबी सा जीत गया, उसका नाम था राफेल कोरिया। अच्छा, उसने कहीं पढ़ा हुआ था कि ब्रसल्स में एक शख्स है पागल किस्म का एरिक टुसान। ठीक है, एरिक टुसान ने एक कमेटी बनाई है, उसका नाम है कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ इलिजिटिमेट डेट, ठीक है, नाजायज कर्जे को उतारने की कमेटी। समझ वो काम करते हैं कि कर्जा जायज कौन सा है और नाजायज कौन सा जी, है। उसने बरसदार आते ही उसने आईएमएफ का दरवाजा खुद जाके ताला लगाया, बंद किया कि भाईजान आप जाओ। वर्ल्ड बैंक का दरवाजा बंद किया और उसने कहा हम ऑडिट कर रहे हैं इस सारे डेट का जो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा है। कर्जा नॉर्मली चढ़ाया जाता है बैंक के अंदर जाके ना, आप अपने बॉन्ड करते हैं उससे चढ़ता है। जैसे हम जाके बॉन्ड देते हैं तो राइट, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी या वो जैसे कहते हैं ट्रेजरी बिल्स होते हैं, हुँ, वो हम लोकल लेते हैं या फिर पेरिस क्लब से इस तरह जी, वॉल स्ट्रीट में बॉन्ड उनके चलते थे। ठीक, उन्होंने कुछ 74 लाख हुँ, फाइलें और कुछ 4-5 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्टडी किए, 10 महीने लगाए अच्छा, और उन्होंने एक डेफिनेशन की जी, नाजायज कर्जे। उन्होंने कहा द डेट व्हिच हैज बीन accrued फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू जी, इज इलिजिटिमेट। हुँ, जो कर्जा जी, चंद लोगों की ख्वाहिश के लिए और उनके लिए लिया जाता है, दिया जाए, उनके बेनिफिट के लिए, जी, वो इलिजिटिमेट है, हरामी, जी, नाजायज, बिल्कुल, हम उसको पे नहीं हाँ, करेंगे। 87% कर्जा उन्होंने कहा इलिजिटिमेट है, 87% उन्होंने बॉन्ड विड्रॉ कर ली। अच्छा, जैसे ही उन्होंने बॉन्ड विड्रॉ करने का ऐलान किया, बॉन्ड की कीमत 20% पे आ गई। अच्छा, इन्होंने जाके सारे बॉन्ड खरीद लिए। हुँ, उसका अगला बजट जो है वो ये निकला, उसका ये था कि तमाम तर पूरे मुल्क के अंदर उनकी उनकी हेल्थ फैसिलिटीज, उनकी बाकी उनकी पेंशन, यूरोप से ज्यादा उनकी बेनिफिट्स आ गए। पूरी दुनिया वहां जाके बैठ गई भाईजान, हमारे साथ नेगोशिएट गुज़ारा करो, करो नेगोशिएट करो। 87 में से 82% पे आकर रुक गए कि नहीं 5% छोड़। अर्जेंटीन वो उठा उसके बाद, उसने कहा हमारे ये 4 रूलर थे, इनको तुमने कर्जा दिया है और इन्होंने हमारे ऊपर बंदूकें चलाई हैं, तुम्हारे कर्जे से मोटे हुए इन्होंने हमें मारा है, इन्होंने हमारे मिसिंग पर्सन बनाए। ये इसकी जायदाद इंग्लैंड में है, इसकी जायदाद फ्रांस में है, इसकी जायदाद अमेरिका में। जाओ जायदादें बेचो और कर्जा वसूल करो। कर्जा वसूल करो, अर्जेंटीना, ब्राजील, ब्राजील को का 120 अरब डॉलर, उसको बेरत बहुत आता था। मैं ये बात कर रहा हूँ रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, उस दिन की बात पर पैसा पे को मैंने दिया तो मेरे पास है ही नहीं। उसने कहा हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हारी ये बंद कर दें। उसने ओके एंड आई विल कट डाउन द अमेज़न फॉरेस्ट एंड पे यू द मनी। मैं अमेज़न के जंगलात काट देता हूँ और तुम्हें पे कर दूँ। ओह दीस आर लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये तो दुनिया के फेफड़े हैं। अच्छा,
पे द रेंट ऑफ द ऑक्सीजन विच यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज लंग्स। उस ऑक्सीजन का किराया दो जो इस लंग से ले रहे हो। चुप होके बैठ गए। आज ब्राजील की इकोनॉमी अमेरिका को शैडो कर रही है। असल मसला ये नहीं है, लीडरशिप आपकी खड़ी होने वाली हो। मैं आपको बताऊं, सैंक्शन लगेगी तो किसी को कुछ नहीं होना, सिर्फ इन चंद लोगों की। और ये चंद लोग जाकर दुबई जाके ना जायदादें खरीद लेंगे, जाने दे, खस कम जहां पाक। अभी और भी खरीदनी है जायदादें कितना रह गया सर? 60% हमारी आबादी में जो नौजवान हैं 60% 63 हो गए। और किसी भी मुल्क में नौजवानों का बहुत अहम किरदार रहता है। हमारे नौजवान जो हैं, मैं पिछले दिनों एक जगह बैठे हुए थे, बैठक थी, तो वहाँ पर एक बहुत मोअज़्ज़ज़ शख्स ने मुझे कहा, मैंने उनसे सवाल किया क्या करें नौजवान? कहते हैं मैं ये उनको पैगाम देना चाहूँगा, बहुत बड़ा नाम है, नाम ले नहीं सकता। कहते हैं मैं उनको कहूँगा बाहर मुल्क चले जाएँ। अरे अब सारे नौजवान बाहर जाएँगे तो फिर मुल्क को कौन सँभालेगा? देखिए 2 चीज़ें। पहली बात तो ये है कि 1953 में पॉपुलेशन प्लानिंग का प्रोग्राम आया। 53 में। एक सीआईए की अब तो ओपन हो गई याददाश्त है, एनएस 2001 2001 है कि 1 है, मैं कभी होगा तो रेफरेंस आपको बता भी दूंगा। उसके ऊपर एलिज़ाबेथ लियागन की एक किताब बड़ी जबरदस्त है। ये अफ्रीका में काम करती रही है और ये इसने किताब दी पॉपुलेशन एंड पॉलिटिकल मोटिव्स। ये जो पॉपुलेशन प्रोग्राम का कंट्रोल का प्रोग्राम था ना, ये पूरी दुनिया के अंदर फैलाया गया था ताकि दुनिया के जो लोग हैं, डेवलपिंग कंट्री के मेरे जैसे मुल्क के लोग हैं, ये किसी के तौर पर ज्यादा आबादी ना हो। खास तौर पे अफ्रीका के बारे में उन्होंने कहा कि अफ्रीका में मैजिद सुडानी का मूवमेंट फिर बिल्टअप, वो नाम तो मैजिद सुडानी का लिया, लेकिन बेसिकली करने का ये मकसद था कि ये कम रहेंगे। तो क्योंकि जिस वक्त इंग्लैंड जो था और फ्रांस, ये 2 मुल्क दुनिया पे चढ़े हैं ना खास तौर पे, और डच भी लगा लें, तो इनके पास कम से कम 2 करोड़ लोग सरप्लस मौजूद थे। अच्छा, सरप्लस इजाफी। क्या हुआ? इंडिया फतह किया, माला माल हो गए। अफ्रीका फतह किया, माला माल हो गए सब। एक तो ये आपको बेसिक। दूसरा हुआ ये कि 1956 में पिल आई है, जो कंट्रासेप्टिव पिल, इसको कहते हैं पिल रेवोल्यूशन। पिल से पहले बच्चे को होना या ना होना ये मर्द के इख्तियार में था, कंट्रासेप्टिव यूज करना। अब ये औरत के पास चला गया। और दूसरा ये सीक्रेट भी हो गया, अखलाक भी तबाह, खानदान भी तबाह। 18 मुल्क इस वक्त दुनिया में ऐसे हैं, 18 कि जो अगर बाहर से मैन पावर ना बुलाएं तो उनकी सर्विसेज मेंटेन नहीं। अच्छा, जिनमें 2.1% रेशो चाहिए होती है किसी भी आबादी के आगे बढ़ने की, ग्रोथ की। एक बूढ़े के ऊपर 5 नौजवान हो तो माशरा स्टेबल होता है। वहां 2 बूढ़ों के ऊपर 3 नौजवान हो चुके हैं। उनकी एक ही है कि जब ऐसे अगर चलता रहा तो 2050 तक शायद गोरा को नजर ना आए, इधर उधर के लोग आते रहेंगे। स्पेन है उसके अंदर, जर्मनी है उनके, जर्मनी में तो ओल्ड एज होम बहुत हो गए हुए हैं, इंग्लैंड बहुत ज्यादा है, फ्रांस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर पैटर्निटी लीव है 2 साल की, वालिद को दी जाती है कि बच्चा पैदा करो 2 साल छुट्टी करो। तो एक तो ये है कि वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो वैक्यूम किसी ने तो फिल करना है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। मैं इंडिया गया था 2007 में, तो काफी सारे पाकिस्तानियों के साथ वहां, तो मैं गया था, के अडवाणी ने मुझे स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया था, मैं कटास पे काम कर रहा था। तो पाकिस्तान में बहुत सारे पाकिस्तानी जो सारे मुसलमान जो वहां थे उनसे, तो मैंने कहा जब ये पाकिस्तान बना था ना, तो ये पाकिस्तान जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, इस पाकिस्तान से अलग हो गया। तो 3 करोड़ लोग थे यहाँ इस पूरे पाकिस्तान में। आप जो रह गए थे ना वहां, ये को 1 करोड़ 90 लाख थे। अच्छा, मैं क्या आज इस जमीन से अल्लाह 25 करोड़ को रिस्क दे रहा है। आप भी 1 करोड़ अगर आ जाते तो अल्लाह का रिस्क खत्म नहीं होना था। जो तुम ख्वार हो रहे हो, जो तुम तो एक बात तो बड़ी तय है कि अल्लाह ताला ने कोई काम लेना है, तभी यहाँ पर इतनी बड़ी यूथ की पॉपुलेशन है। वरना हमारे यहाँ भी बूढ़े होते, ओल्ड एज होम में होते, रात को सुबह सवेरे पड़ोसी आके फोन करता कि वो माई होती थी यहाँ 80 साल की, 3 दिन से वो बाहर नजर नहीं आई, फौत हो गई होगी, वो एम्बुलेंस आती, वो आके उसको निकालती, फिर फ्यूनरल वाले आते, आके दफन कर देते। तो ये सोसाइटी से 1000 दर्जे बेहतर है हमारी सोसाइटी, कम से कम दुनिया के अंदर मटेरियलिस्टिक गेन से ज्यादा। बात दफा
आपकी पर्सनल कंफर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाद आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके साथ रहे, बेशक कम कमाए लेकिन रहे मेरे साथ। वो माँ जो कहती है ना कि इधर ही तुम बैठो, मैं तुम्हें अपने हाथ से पराठा बना के दूँगी, तो तुम कॉलेज चले जाना, क्या ज़रूरत है तुम लाहौर में जाके। तो वो माँ बेसिकली मटीरियल को नफ़ी कर रही होती है, लेकिन जो मोहब्बत वो बोती है ना, उसका कोई नेवल बदल नहीं आता। बदल नहीं होता। सर सोशल मीडिया का नो डाउट हमारे हर किसी के हर पहलू से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अहम किरदार है हमारी ज़िंदगी में। हम पाकिस्तान की साइड पे इसको ले जाते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की में इसका कितना किरदार हो सकता है। आप देखें पीछे अगर हम थोड़ा-सा पास्ट में चले जाएँ तो बड़ा बूस्ट पकड़ा है, आपने शऊर का ज़िक्र किया, शऊर आया, सोशल मीडिया ने भी बड़ा उसमें बूस्ट दिया इसको। लेकिन हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करते हैं, इसको बूस्ट कैसे मिल सकता है सोशल मीडिया के थ्रू? देखिए सोशल मीडिया को आप रोक नहीं सकते। नहीं रोक सकते। जिस मुल्क के अंदर ट्विटर बंद हो जी। और उसका वज़ीर आज़म वीपीएन लगा के ट्विटर ट्वीट करे, वहाँ रुक सकते। नहीं। ये बिल्कुल ऐसे है बिल्कुल। कि दुकान बंद है, हाँ। पानी की बोतल, और वज़ीर आज़म जो है वो खिड़की तोड़ के उसमें से एक बोतल चोरी करके तो पी रहा है सब रोज़ सुबह, बल्कि 2-2 3-3 रोज़ के पी रहा है। जी। तो जिस मुल्क का नहीं रुक सकता, हाँ। इम्पॉसिबल। ये जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जी। ये पहिया तारीख का यूं चलता है ऐसे। देखिए कि आखिर तक जो है ना वो सुनरीम जो कुरान कहता है ना कि आयत आखिर वक्त तक बताते चले जाएंगे और खुलती चली जाएंगी, वाज़े होती चली जाएंगी। तो ये रोक तो नहीं सकता। जो रोकने की कोशिश करता है वो खुद पीछे रह जाता है। वो बिल्कुल उसकी मिसाल ऐसे ही है कि वो जो तेज गाड़ी चल रही हो तो पीछे आप उसको पकड़ के रोकने की कोशिश करें तो आप ही खुद रगड़े जाएंगे। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बड़ा जो मसला है उरिया साहब, वो आप भी इत्तेफ़ाक करेंगे, महँगाई है। कि अमीर से अमीर बंदा भी हमारे ऑफ़िस में हम बैठे होते हैं तो अच्छी ख़ासी सैलरी ले रहा है लाखों, फिर भी वो कहता है यार एसी थोड़ा कम लगाया करो यार, एसी। महंगाई क्यों है? पहली बात यह है कि हमारी अशियाए सरफ क्यों महंगी है। मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ। आपने अगर आलू खरीदते हैं 200 रुपए पे, तो आपने कभी सोचा है कि खेत से कितने का आया था? बहुत कम सोचते कम से कम 30 रुपए का होगा, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए। ये बीच में 170 रुपए कौन कमाता है और इसको कौन कंट्रोल करे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा सहाबा गए और कहा यार रसूल अल्लाह, कीमतें बढ़ गई हैं, कुछ कंट्रोल करें। आपने फरमाया कीमतें अल्लाह कंट्रोल करता है, और मैं इस हालत में अल्लाह के पास नहीं जानना चाहता कि मैं वो नाफरमानी ऐसी करूं। ये डिमांड एंड सप्लाई की सूरत हाल है, उसके अंदर एक चेक है, सिर्फ वन चेक, क्या? और वो है कि आप होल्डिंग ना होने दें। जी। आप आलू खरीदते हैं, हाँ। अभी आए, जी। आपने रख लिए 1 करोड़ रुपए का आलू रख लिए, जी। 5 महीने बाद 5 करोड़ के इसी मुल्क के अंदर। हाँ। लेकिन अगर आप उसी हिसाब, अल्लाह ने दुनिया को तकसीम की हुई हैं चीजें, जी। अल्लाह को पता है बैलेंस कैसे करना है। जी। सिंध की गंदम पहले आएगी, हमारी गंदम बाद में आएगी, केपीके की गंदम उससे बाद में आएगी, वहां का सब्जियां पहले आ जाएंगी, गुजरावाला की दूसरे के पास। ये एक बेसिस है जो कि आपको इसको लेके चलते हैं, हमने वो खत्म कर दिया। डिमांड एंड सप्लाई को हमने उसके ऊपर, हम हवस के मारे हुए लोग, हमारे पास गंदम होती है, हम गंदम बाहर से मंगाते हैं, मंगाने के बाद उसके ऊपर मुनाफा कमाते हैं, फिर दोबारा गंदम जो है जब कमी हो जाएगी फिर मंगाएंगे, अभी चीनी बह जाएगी, हम पैसे कमाएंगे, फिर वहां से महंगी ला के फिर बेचेंगे। तो ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल का मसला है। मैं आपको बताऊं कि मैं जिस इलाके में रहा हूँ, बलूचिस्तान के उस इलाके के अंदर, वहाँ अफगान महाजरीन बहुत थे। हमारा एक मोहम्मद खेल कैंप था, मैं वहाँ गया। आप सोच सकते हैं चाही खुद दूर है। मोहम्मद खेल कैंप का मतलब ये है कि पाकिस्तान के बिल्कुल आखिर कोने जहाँ वो मिलता है, ईरान और अफगानिस्तान से, वहाँ गोश्त कोयटे से सस्ता था। अच्छा। वहाँ सेब जो थे वो कोयटा से सस्ते थे। वहाँ किन्नू जो थे वो सरगोदे से सस्ते थे। अच्छा। इसका मतलब ये है कि हमें हवस के अंदर, जी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिडिल मैन से मना फरमाया। जी। आपने फरमाया जिस किसी ने किसी शख्स से बाजार में सौदा लाने से पहले अगर वो ला रहा है खजूरें, जी। तो 100 रुपए की खजूरें खरीद के 150 रुपए में बेची, जी। तो 50 रुपए उसने सूद कमाया। सूद कमाया। तसव्वुर नहीं है मिडिल मैन का। जी। मार्केट, मुझे लोग कहते हैं जी, मैंने कहा
मैंने कहा जुमा बाजार में करते हो ना? जी। कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा इस्लाम नीड्स अ परमानेंट जुमा बाजार, गुड। किसी मिडलमैन की कोई गुंजाइश नहीं। सर सूद मैं तो अपना सामान उठाऊं, सूद तो हराम है हमारे इस्लाम में, लेकिन बैंकिंग का निज़ाम इसमें से जो इंटरेस्ट लेते हैं इस देखिए ये भी सिर्फ सिर्फ 1 घंटे की नैयत की बात है। मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी मिसाल आपको जी, देता जी। हूँ। 1917 में रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। ठीक है। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं। 75 साल वो रहा है आधी दुनिया के ऊपर, जी, सूद नहीं था। सूद नहीं। साबित, मुसलमान नहीं है वो, अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानते, एथियस्ट हैं। जी। जीरो सूद। अच्छा। अभी जापान ने 1999 में ज़िरप लाए हैं, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। जापान में इस वक़्त नेगेटिव इंटरेस्ट शुरू हो गया। आप पैसे रखते हैं बैंक में, बैंक आपसे किराया लेता है। हाँ। कर लिया ना उन्होंने। हम बताना नहीं चाहते। वर्चुअली सूद दुनिया में खत्म हो चुका है सिवाय पाकिस्तान के। दुनिया में हर जगह 2008 के बाद सूद खत्म हो चुका है। 1% सर्विस चार्जेस रह गए हैं सिर्फ। वो कहते हैं इकोनॉमी नहीं आगे बढ़ सर सकती अगर इसका कौन है ये इनफिरादी तौर पे हम इंडिविजुअली हमारा? अपनी सियासतदान होगा। क्यों? इंडिया में 1959 में बैंक नेशनलाइज हुए थे। हाँ। हम क्यों नहीं करते? मियां मंशा है, इलेक्शन में पैसे नहीं लगाने। वो दूसरा है सब और क्या मतलब बेस्ट वे वाला, उससे पैसे नहीं लगाने। हम मेरा और आपका पैसा इन बैंकों में जमा है, वो गवर्नमेंट उनसे उधार लेती है, फिर मेरे ही आपके ऊपर टैक्स लगा के उनको 22% सूद देती है। जी। सर अच्छी गवर्नेंस के लिए आपको नहीं लगता कि हमारे जो सूबे हैं इनके अंदर मजीद डिवीजन होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सिर्फ पंजाब बहुत का ज्यादा, सूबा सर? बहुत ज्यादा। देखिए दुनिया में जो भी मुल्क इस साइज के होते हैं सूबे, वो मुल्क टूट जाते हैं। एक तारीख की हकीकत है। युगोस्लाविया में इसी तरह के 4 बड़े सूबे थे, बोस्निया, क्रोएशिया, सर्बिया और हर्जेगोविना। टूट गया ना। चेकोस्लोवाकिया में हमारी तरह के 2 बड़े सूबे थे, चेक और स्लोवेक। टूट गया ना। जिस सूबे के अंदर खुद एक मुल्क बनने की एहलियत हो वो टूट जाया करता है, बुझना है। इसीलिए इंडिया ने सबसे पहले अपने सूबे बढ़ाए। इसलिए अफगानिस्तान जैसा मुल्क कितने ज्यादा सूबे हैं, ईरान जैसा मुल्क कितने ज्यादा सूबे हैं। तो हमने वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान बलूचिस्तान से सर याद आया कि आप ब्यूरोक्रेट भी रहे वहाँ पर और काफ़ी वक्त गुजारा आपने वहाँ, मैं ज़्यादा पढ़ाता भी रहा हूँ। पढ़ाते भी रहे हैं, उस्ताद भी रहे हैं आप। अ, वहाँ की अब जो शिकायत हैं, जो महरूमियों का शिकार हैं वहाँ के लोग, अवाम, क्या अभी भी वही सूरत हाल है? देखिए बलूच महरूमी का शिकार जो है वो माशी नहीं है। अच्छा। बलूच आजाद बनश आदमी है। बलूच को पैसे की जरूरत नहीं। पैसे की तो ज़रूरत मैंने किसी बलोच को ईद के ऊपर भी, ड्राइवर था, ईदी मांगते भी नहीं देखा। बहुत खैरत वाले लोग, बहुत अमीयत वाले लोग। सर ये पठान में भी हो था, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता केपी की साइड ये शुरू हो गया है, हाँ, लेकिन लेकिन इतना नहीं। बलोच बाकी नहीं बलोच देखा। पठान में भी बहुत कम, पठान में भी नहीं। पठान बलोच दोनों। हाँ। वो इकबाल कहता ना, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी। मर्द कोहस्तानी उनके यहाँ मसला है, उनके यहाँ गैरत और हमीयत का लेवल बहुत जबरदस्त है। एक दूसरी अहम तरीन बात यह है कि उनका एक ट्राइबल सिस्टम है। दुनिया में जब आप किसी सिस्टम को रिप्लेस करते हो ना, तो उसकी जगह को बेहतर सिस्टम देते हो। ट्राइबल सिस्टम में टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द कोर्ट है, झूठा गवाह नहीं होता। जिरगा जब बैठता है तो कहता है सबको पता है तुमने कत्ल किया है, तुम बताओ क्या चाहते हो। मैंने एक पहली जो मेरी थी वो एक ननवात कहते हैं पश्तो में उसको, कि जिसमें लोगों को मैं समझ गया, इकट्ठा किया इकट्ठा जाता है। करते हैं ताकि उसके अंदर फैसला हो। तो एक मकतूल की फैमिली जो थी, उसके पास हम बैठे हुए थे। कातिल की फैमिली कातिल के साथ आती है जी। और आके सबसे पहले वो जो उलमा इकराम होते हैं वो अफ़्व दरगुजर की आयतें पढ़ते हैं। फिर वो खड़े खड़े रहते, हम बैठे थे वो खड़े थे। हमारे यहाँ बच्चे से कत्ल हो गया है, पश्तो में कहते हैं बख्श न गौड़, हम आपसे बख्शिश माफी मांगते हैं। और एक थाल होता है जिसमें खूनबा की रकम और पिस्तौल रखा होता है, तुम इसको कत्ल कर दो या खूनबा। ट्रेडिशन है कि पूरी की पूरी रकम कोई नहीं उठाता, और कत्ल तो किया ही नहीं जाता ना कभी। सर एक्सट्रीमिस्ट भी है ना, पठान हो गए, बलोच हो गए। उसी में सर हाँ। पंजाब में एक्सट्रीमिस्ट नहीं है।
ये सारे इतने बड़े-बड़े जब चाहिए कि डेरे और फलाने और हाँ। जो कत्लो गारत तो सारा कुछ क्राइम रेट देख लें सफला फैसलाबाद और आपको इसका सबसे ज़्यादा मिलेगा इसका जो क्या नाम है खानका डोगरा के साथ जो थाना है, सबसे ज़्यादा कत्ल हुई है। बड़ी बात है अच्छा। गुजरात में कत्ल वहाँ तो कत्ल ही नहीं होते। बलोच पठान एरिया में बलोचिस्तान में मैं 24 साल रहा हूँ जिनमें से 4-5 साल मैंने पढ़ाया है, बाकी साल मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ। एक डकैती नहीं हुई थी। अच्छा। होती नहीं, उनको पता है अंदर से बंदूक आ जाएगी। हाँ, सही है। रास्ते की वेलिंग, रास्ते की डकैती नहीं होती। अब हालात खराब हो गए और कुछ हो गया लेकिन अभी भी नहीं। आखिर में उरिया साहब, मैं कहता हूँ कि आपको ना पूरी दुनिया सुनती है और पसंद भी करती है। एक ऐसा वो निचोड़ निकाल के एक ऐसा मैसेज दें जो कि वाक़ई में ही एक मकाम रखता हो, एक उस पे अमल भी किया जाए और उससे कोई हल भी निकले हमारे देखिए मुल्क के 2 लिए। चीज़ें बहुत अहम हैं, मुसलमानों की तारीख में भी और इंसानों की तारीख में। एक तो ये है कि आप एफर्ट कहते हैं अपन बचपन में कहानी पढ़ते थे ब्रूस की कहानी। ब्रूस की कहानी ये थी कि वो देखता है कि चींटी जो है ना, वो नीचे से कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो गिर जाती है, 7 दफा गिरती है, 8वें दफा कोशिश करें। एक तो ये है कि आपको मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह कहता है अल्लाह तक में तो मेरा रहमतुल्लाह अल्लाह की रहमत समझ। और दूसरा तवक्कल ऐसी चीज है, मैं एक नफ्सियात दान हूँ। हम जब कोई बड़े से बड़ा मरीज भी हमसे हल ना हो, मैं नहीं कर मैं तो पहले दिन से शुरू करता हूँ दुनिया के बड़े बड़े नफ्सियात दान से, तो वो उसको फिर एक सहारे की बात करता है, तुम्हारे पीछे ऑलमाइटी है और वो ऑलमाइटी कैन डू एवरीथिंग एंड ही हैज ऑल द फैसिलिटीज एंड ऑल दी खजाने जो कुछ भी है। तो वो कहते हैं इतना बड़ा आदमी मेरे पीछे है। तो तवक्कल जिस कौम ने भी किया है अल्लाह ताला ने उसको फतह किया। बहुत शुक्रिया उरिया साहब। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किया होगा। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।